नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब आगामी परीक्षाओं के लिए उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पिछली विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं में जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं या प्रश्न बने हुए हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा विधि निर्माण की अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है। तो पूछा गया है जो विधि निर्माण की अवशिष्ट शक्तियां हैं वह किस अनुच्छेद से संबंधित है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 248 से संबंधित है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 250 से संबंधित है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 249 से संबंधित है या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 251 से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 248 से संबंधित है। जो विधि निर्माण की अवशिष्ट शक्तियां हैं वह संविधान के अनुच्छेद 248 में दी गई हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। अनुच्छेद दिया गया है सूची 1 में और सूची 2 में उसकी विषय वस्तु दी गई है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 371 है या किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 371 है जो संबंधित है वह संबंधित है नागालैंड राज्य के लिए संबंध में विशेष उपबंध, अर्थात जो 371 ए है इसमें दिया गया है नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, नागालैंड को एक विशेष दर्जा देने के उपबंध इस अनुच्छेद में किया गया है। चलिए अनुच्छेद 371 बी का क्या दिया गया है। तो 371 बी में जो दिया गया है वह असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। 371 बी का 2 हो जाएगा। 371 सी में क्या कहा गया है। 371 सी में कहा गया है कि मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, तो अर्थात मणिपुर राज्य है उसको विशेष उपबंध दिया गया 371 सी के तहत। सी का 3 हो जाएगा और डी का 4। 371 ई में क्या कहा गया है कि आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। 371 का डी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3 एवं डी का 4। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस कीटनाशक की उपस्थिति के कारण हाल ही में हांगकांग में 2 लोकप्रिय मसाला ब्रांडों के उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑप्शन ए क्लोरोपायरीफॉस सल्फेट के कारण, ऑप्शन बी एट्राजीन नाइट्रेट के कारण, ऑप्शन सी डायजीनान पेरोक्साइड के कारण या फिर ऑप्शन डी एथिलीन ऑक्साइड के कारण। तो वह कौन सा कीटनाशक की उपस्थिति थी जिसके कारण हांगकांग में 2 लोकप्रिय मसाला ब्रांडों के उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो वह क्या था, वह एथिलीन ऑक्साइड था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन ऑक्साइड। तो ये और वह ब्रांड कौन से, अगर पूछ लिया जाए कि वह ब्रांड कौन सा था तो वह ब्रांड था एमडीएच ब्रांड के ही जो मसाले थे प्रसिद्ध, उसमें एथिलीन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसके 2 ब्रांडों के बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो वह कौन पदाधिकारी या नवनिर्वाचित लोग होते हैं जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्य के महाधिवक्ता, ऑप्शन सी राज्य निर्वाचन आयुक्त या फिर डी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो ये चारों है, इनकी जो नियुक्ति होती है वह राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 चारों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित विषयों में कौन सा संघ सूची में शामिल नहीं है। तो कौन सा विषय है जो संघ सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए कारागार, ऑप्शन बी जनगणना, ऑप्शन सी मुद्रा या फिर ऑप्शन डी बीमा। तो कौन सा ऐसा विषय था जो कि संघ सूची का विषय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कारागार है, वह संघ सूची का विषय नहीं है। यह किस सूची का विषय है, यह राज्य सूची का विषय है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो राज्य क्षेत्र के जो संसदीय विधान के संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है या नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कथन दिया गया है। कथन 1 दिया गया है कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के संबंध में संसद द्वारा विधि बनाने के लिए संकल्प पारित करती है। तो इसका एक तो सही दिया गया है। दूसरा देखते हैं, अनुच्छेद 252 में प्रावधान किया गया है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करते हैं तो संसद उन राज्यों के लिए विधि निर्माण कर सकती है। तो
अनु कथन 2 भी सही कहा गया है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अनुच्छेद दिए गए हैं और सूची 2 में क्या प्रावधान किया गया है उस अनुच्छेद में, यह पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 में क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए अहर्ताएं, अर्थात राज्यपाल के पद के लिए किस चीज़ की नियुक्ति होगी, उनकी अहर्ताएं क्या होंगी, यह इसका वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 4। चलिए अनुच्छेद 159 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 159 में कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा शपथ या परिधान, बी का हो जाएगा 3। अनुच्छेद 163 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, तो 3 हो जाएगा। 165 में क्या कहा गया है, तो 165 में राज्य का महाधिवक्ता कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2, एम डी का 1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने की शक्ति प्रदान करता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 311, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी अनुच्छेद 326 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 325। तो संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने की शक्ति प्रदान करता है वह अनुच्छेद 312 करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय वन सेवा का गठन किया गया था। तो भारतीय वन सेवा का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए 1966 में किया गया था, ऑप्शन बी 1977 में किया गया था, ऑप्शन सी 1982 में किया गया था या फिर ऑप्शन डी 1955 में किया गया था। तो जो भारतीय वन सेवा का गठन किया गया था यह 1966 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंध में कौन से कथन सही है और कौन से कथन गलत है यह पूछा गया है। चलिए कथन देख लेते हैं। कथन 1, संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विस्तृत प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन ए जो था, कथन ए जो कहता है, कथन ए इसका सही हो जाएगा क्योंकि विस्तृत प्रक्रिया का प्रावधान नहीं किया गया है। हाँ, संविधान का अनुच्छेद, जो संविधान का अनुच्छेद है वह एक कहता है, अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 164 यह कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी, लेकिन इसके नियुक्ति की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। चलिए कथन दूसरा देख लेते हैं। कथन दूसरा कहता है कि जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए अपने व्यक्तिगत विवेक का उपयोग कर सकता है। तो कथन 2 भी इसका सही कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि संविधान के निम्नलिखित का कौन सा भाग राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। तो संविधान का कौन सा भाग है जो कि राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। ऑप्शन ए भाग 5, ऑप्शन बी भाग 6, ऑप्शन सी भाग 8 या फिर ऑप्शन डी भाग 9। तो संविधान के जो कार्यपालिका से संबंधित भाग है वह भाग 6 है। ऑप्शन बी संविधान के भाग 6 में ही राज्य कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है, अर्थात कौन सा संविधान संशोधन के तहत जीएसटी सेवा लागू की गई थी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 100वां संविधान संशोधन 2014, ऑप्शन बी 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, ऑप्शन सी 103वां संविधान संशोधन 2019 या फिर ऑप्शन डी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जीएसटी संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में जो कि पारित हुआ था, इसके तहत ही जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर गुड एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में पूछा गया है कि कौन सा सही है या नहीं सही है। चलिए देख लेते हैं।
ऑप्शन ए दिया गया है, कथन ए दिया गया है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना पूंछी आयोग की अनुशंसा पर की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी जो स्थापना थी यह सरकरिया आयोग के तहत की गई थी। कथन ए गलत हो जाएगा। चलिए कथन बी देख लेते हैं कि राजमन्नार आयोग ने अखिल भारतीय सेवा को समाप्त करने की अनुशंसा की थी, तो कथन दो सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो सही है, पहला गलत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब उपबंध और संविधान का भाग, उपबंध दिया गया और संविधान का भाग दिया गया, कौन सा उपबंध सही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से उपबंध दिए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग किसमें है, तो संघ लोक सेवा आयोग है वह संविधान के भाग 14वें में है, तो पहला तो सही दिया गया है। दूसरा आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध किसमें दिया गया है, तो आपातकालीन उपबंध है वह दिया गया था भाग 16 में, तो ये सही नहीं है, या ये भाग 13 दिया गया, तो ये बी ही गलत हो जाएगा, अर्थात यहाँ इसका बी सही हो जाएगा। और सहकारी समितियाँ भाग 10 में दी गई है और नागरिकता भाग 8 में दी गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा, पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो कौन सा सही सुमेलित है, तो भाग ये ही सही सुमेलित है और तीनों गलत है। तो संविधान का संघ लोक सेवा आयोग है वह दिया गया है भाग 14 में ही, भाग 14 में दिया गया है, सिर्फ ए सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में दिया गया अनुच्छेद और सूची 2 में उन अनुच्छेद से संबंधित जो जो प्रावधान किए गए हैं वह दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 262 क्या कहता है। अनुच्छेद 262 कहता है कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, तो ए का संबंध हो जाएगा 2 से, किससे हो जाएगा 2 से, ए संबंधित हो जाएगा 2 से। अनुच्छेद 123 क्या कहता है, तो अनुच्छेद जो 123 है वह राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित है, और किसके अध्यादेश से, वह राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है, तो बी का 1 हो जाएगा। चलिए सी का देख लेते हैं। तो सी का अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 143 है वह सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो सी का हो जाएगा डी हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। MD अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 किससे संबंधित है, तो यह राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित है, तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, MD का 3 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर ये सीरीज आप सबको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, तथा जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यों के लिए विशेष उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो विशेष उपबंध दिए गए हैं राज्यों के लिए, उसमें 2 कथन दिए गए और पूछा कि कौन सा कथन सही है या नहीं सही है। तो चलिए देख लेते हैं। कथन एक क्या कहता है कि इसका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 22वें में किया गया है, तो ये तो कथन 1 सही कहता है, कथन 1 सही हो जाएगा। दूसरा कथन कहता है पहाड़ी क्षेत्रों का विनिर्धारण राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श से किया जाता है, तो कथन 2 भी सही कह रहा है, तो इसका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति से पदमुक्त किया जाता है जिस रीति से, अर्थात जिस प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से मुक्त किया जाता है उस प्रकार और किसको पदमुक्त किया जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ऑप्शन सी किसी राज्य के राज्यपाल को, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिस प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदमुक्त किया जाता है उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी पदमुक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें द्विसदनीय व्यवस्था है, अर्थात वो कौन कौन से राज्य है जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए तेलंगाना राज्य में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य में, या फिर ऑप्शन डी बिहार राज्य में। तो तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन चारों राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था, अर्थात यहाँ पर विधानमंडल और विधानसभा और विधान परिषद 2 मंडल की व्यवस्था की गई है, विधानसभा और विधानमंडल की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाद में पूछा गया भारत में इस वर्तमान समय में 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई है, वह कौन कौन से राज्य हैं, तो वह राज्य हैं तेलंगाना है, वह राज्य महाराष्ट्र है, वह उत्तर प्रदेश है, वह बिहार है, वह आंध्र प्रदेश है, वह कर्नाटक है।
अर्थात जो 6 राज्य हैं इसमें विधान द्विसदनीय व्यवस्था की गई है। पहले 7 होते थे, जिसकी जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के कारण वहाँ से द्विसदनीय व्यवस्था खत्म हो गई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि संसद के निर्वाचित प्रतिनिधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो संसद में निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनके संबंध में 2 कथन दिए गए हैं और पूछा कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए देख लेते हैं। कथन 1 क्या कहता है कि चुनाव परिणाम की घोषणा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 73 के अंतर की जाती है। तो कथन 1 जो है वह सही कहता है कि जो चुनाव परिणाम होते हैं उनकी घोषणा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 73 के अंतर्गत ही की जाती है। कथन 2 किसी सदस्य द्वारा दल के प्रतिनिष्ठा में परिवर्तन दल विरोधी विधि कानून के तहत अयोग्यता के अधीन होगा। तो कथन 2 भी सही कहता है कि जो सदस्य द्वारा दल के प्रति में जो निष्ठा होगी वह दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के अधीन होगी। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए अनुशंसा समिति का सदस्य नहीं होता। तो जो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए अनुशंसा समिति अर्थात जो समिति होती है उनमें कौन कौन से लोग होते हैं जो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा में विपक्ष के नेता, ऑप्शन सी राज्यसभा में विपक्ष का नेता, या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। तो जो मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति के लिए अनुशंसा समिति के जो सदस्य होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होता है और प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता होता है या इसका सदस्य नहीं होता अनुशंसा समिति का, जो कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है। तो जो राज्य विधानमंडल में सत्र आयोजित किए जाते हैं उनके बीच अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है कि 2 सत्र जो होते हैं उन 2 सत्रों के मध्य कितने समय का डिस्टेंस हो सकता है, अर्थात कितना समय हो सकता है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 माह का समय हो सकता है, ऑप्शन बी 3 माह का अधिकतम समय हो सकता है, ऑप्शन सी 6 माह का अधिकतम समय हो सकता है, या फिर ऑप्शन डी 9 माह का अधिकतम समय हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 माह का अधिकतम समय हो सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। चलिए कथन देख लेते हैं भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। कथन 1 निर्वाचन आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्यविधि प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो ये गलत हो जाएगा। कथन 1 गलत, ये प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। कथन 2 क्या कहता है कि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की कार्यविधि निर्दिष्ट नहीं की गई है। तो ये सही कहा गया है कि इसकी जो कार्यविधि है वह निर्दिष्ट नहीं की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल दूसरा कथन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध कराता है। अनुच्छेद 21 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39 ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 39 ए ही समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध कराता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के ने एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की थी। तो वह कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 5वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा, ऑप्शन बी 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा, ऑप्शन सी 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 था। इससे के द्वारा ही एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि राज्य मुख्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो राज्य मुख्य सूचना आयोग के संबंध में पूछा गया कौन से कथन सही है और कौन से कथन सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं। 1
पहला कथन दिया गया है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त 62 वर्ष की आयु तक पद पर धारण करते हैं। तो कथन एक गलत कहा गया है, जो कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं वह 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। कथन एक इसका गलत हो जाएगा। कथन दो वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, तो वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। कथन दो भी गलत कहा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उनके संदर्भ में पूछा गया कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। कथन एक क्या कहता है कि राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के भीतर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए जिम्मेदार होता है। तो कथन एक सही कह रहा है। कथन दो क्या कहता है कि जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए व्यक्ति के पास अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना आवश्यक नहीं है। तो कथन दो गलत कहता है, उसे अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना आवश्यक है और कितने लगभग 7 वर्षों तक वह अधिवक्ता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि जिला न्यायाधीश की भूमिका और शक्तियों के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है। तो जिला न्यायाधीश की भूमिका और शक्तियों के संबंध में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं। कथन एक जिला न्यायाधीश कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो पहला देख लेते हैं, जिला न्यायाधीश सिर्फ सिविल मामलों की सुनवाई करता है। तो ये गलत है। जो जिला न्यायाधीश होता है वह सिविल के साथ साथ आपराधिक मामलों की भी सुनवाई करता है। कथन दूसरा दिया गया कि जिला न्यायाधीश मृत्युदंड नहीं दे सकता। तो गलत, वह मृत्युदंड भी दे सकता है। सी जिला न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो विरुद्ध अपील तो की जा सकती है, लेकिन अगर जिला से अपील करनी हो तो वह सीधे हाई कोर्ट में करनी होगी। हाई कोर्ट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में वो केस जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियाँ होती हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनके पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियाँ होती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जो कि केंद्र और राज्य से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए भाग 13, ऑप्शन बी भाग 11, ऑप्शन सी भाग 9 या फिर ऑप्शन डी भाग 12। तो जो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट है वह कैसे संबंधित है। तो वह संबंधित है ऑप्शन बी भाग 11 से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 11 के तहत ही रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट केंद्र और राज्य के संबंधों की व्याख्या भाग 11 के तहत की गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया केंद्रीय और राज्य विधान की क्षेत्रीय सीमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया गया है कि राष्ट्रपति को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का कोई अधिनियम राज्य के अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होगा। तो इसका जो ये कथन है, ये कथन एक गलत है कि जो राष्ट्रपति का निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का कोई अधिनियम राज्य के अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा, ये गलत कहा गया है। दूसरा कथन क्या कहता है कि राष्ट्रपति को मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में समान शक्ति प्रदान है। तो कथन दो सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल दो सही है, एक गलत है। एक गलत है और दूसरा कथन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि अनुच्छेद 352 के तहत प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनुच्छेद 352 के संबंध में एक कहा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य सरकारों को कोई भी कार्यकारी निर्देश देने के लिए अधिकृत हो जाता है। तो कथन एक सही है कि अनुच्छेद 352 के तहत ही राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य संबंधों को कोई भी कार्यकारी निर्देश देने के लिए अधिकृत हो जाता है। चलिए देखते कथन दो क्या कहता है। कथन दो कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर विधि निर्माण की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो ये गलत है। जो विधान निर्माण की शक्तियाँ होती है उस राज्य के विधानमंडल के पास ही होती है। तो कथन दो इसका गलत हो जाएगा। कथन एक सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक सही है। चलिए आज हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लिया। अगले पार्ट में हम और भी पीसेस या आर या आगामी परीक्षाएं जो हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।